हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, हमने फिक्स्ड इनकम स्टार्ट किया था कल। तो कल हमने एक टॉपिक देखा था, बस इंट्रोडक्शन कि क्या क्या होता है उसमें फिक्स्ड इनकम में। अभी ये सेकंड टॉपिक है जो कि है फिक्स्ड इनकम कैश फ्लोज और उसके टाइप्स। तो मोस्टली इसमें अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में बताया और उसके कौन कौन से टाइप्स है वो सब कुछ इसमें बताया है। तो मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसा टॉपिक है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स्ड इनकम कैश फ्लो और टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहले बुलेट स्ट्रक्चर दिए रखा है जो कि इंटरेस्ट पेमेंट्स पहले भरेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट बाद में एंड में होंगे वो। अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स डैट पीरियोडिकली रिटायर अ पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्रायर टू मैच्योरिटी। तो वो पीरियोडिकली रिटायर होते हैं जो कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मैच्योर रहते हैं, उनको अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स बोलते हैं। और यहाँ पे दे रखा है रिडम्पशन प्राइस जो कि पार प्राइस बोला जाता है। यहाँ पे सेकंड टॉपिक देखते हैं कि सिंकिंग फंड है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट रिस्क और रिसीविंग पीरियोडिक प्रिंसिपल पेमेंट्स अमाउंट टू पे ऑन मैच्योरिटी इज़ लोअर। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक प्रिंसिपल पेमेंट्स जो मिलते हैं हमें वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, जिससे इंटरेस्ट तो कम मिलता है लेकिन बॉन्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे उसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे सिंकिंग का मतलब है कि आपको छोटे छोटे रेगुलरली अमाउंट्स मिलेंगे, यानी कि इंटरेस्ट मिलेंगे, बजाय एक पूरा लमसम के एक ही बार में। तो यही सिंकिंग फंड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो आपको कम मिलेगा लेकिन रेपिटेटिवली मिलेगा, तो उससे बॉन्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यही है सिंकिंग फंड। तो और इसका क्रेडिट रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि क्रेडिट रेटिंग अच्छी करता है। सो गाइस, यहाँ पे देखते हैं फ्लोटिंग रेट नोट्स लिखा है। ये कॉन्सेप्ट है एक फ्लोटिंग रेट नोट्स का, जो कि इंटरेस्ट रेट जो होगी वो फ्लोटिंग रहेगी, यानी कि फिक्स्ड नहीं रहेगी। ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो सकती है, कभी कभी डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, मोस्टली दो टर्म्स है इसमें। पहला है कैप्स। कैप्स यानी क्या होता है? ये रिलेट कर रहा है बॉन्ड होल्डर को और बॉन्ड इशूअर को। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दो टर्म्स उसके लिए है, बॉन्ड इशूअर और बॉन्ड होल्डर के लिए। तो अभी देखते हैं बॉन्ड इशूअर के लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, उसके लिए बताया गया है कैप्स। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम कूपन रेट इशूअर गेट्स बेनिफिटेड बिकॉज इट पुट्स अ लिमिट ऑन अ पेमेंट दे मस्ट मेक। तो यहाँ पे बताया गया है जो भी इशूअर बॉन्ड इशू करता है, तो बॉन्ड होल्डर के लिए वो शायद से काफ़ी ज़्यादा वेरिएबली इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगाया गया है पेमेंट के लिए बॉन्ड होल्डर को। यानी जब भी इशूअर इंटरेस्ट पे करेगा बॉन्ड होल्डर को, तो वो वहाँ पे लिमिट आ जाएगा कि भाई इतना ही पेमेंट करना है आपको। तो इससे इशूअर को फ़ायदा है, जो भी बॉन्ड इशू कर रहा है उसको फ़ायदा है कि वो पेमेंट कम करेगा। तो यहीं पे दिया है लिमिट। और अभी सेकेंड टर्म देखते हैं फ्लोर्स क्या है। तो ये मोस्टली बॉन्ड होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे लिखा है मिनिमम कूपन रेट बेनिफिशियल टू बॉन्ड होल्डर, इट पुट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑन पेमेंट दे मस्ट मेक। तो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर को फ़ायदा ऐसा है कि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट हमको इनकम प्रोटेक्शन के लिए देना है। तो इसकी वजह से वहाँ पे मिनिमम अमाउंट पे करना है बॉन्ड होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को नहीं, इशूअर को पे करना है बॉन्ड होल्डर को मिनिमम अमाउंट, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम प्रोटेक्शन के लिए। कि अगर कुछ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट चेंज हो भी गया और मार्केट एकदम से डाउन चला गया, तो आपको एटलीस्ट तो मिनिमम अमाउंट पे करना है इशूअर को बॉन्ड होल्डर के लिए। तो ये मोस्टली बॉन्ड होल्डर के लिए है पूरा फ्लोर्स। फ्लोटर्स कैन बी इन्वर्स फ्लोटर्स। फ्लोटर्स इन्वर्स फ्लोटर्स भी बन सकते हैं, मतलब कभी कभी कि वाइसी वर्सा टाइप हो सकता है, कभी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, या फिर कुछ फिक्स्ड भी हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं सेटअप कूपन। ये भी एक कॉन्सेप्ट है सेटअप कूपन, यानी इंक्रीज ओवर सम टाइम बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड शेड्यूल।
तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, जो कि प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल है, यानी कि पहले से ही तय कर रखा है कि वो इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ भी हो सकता है या फिर डिक्रीज़ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में इंक्रीज़ ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्रेडिट लिंक्ड कूपन। तो यहाँ पे मोस्टली क्रेडिट से रिलेटेड कूपन्स जो होते हैं, मतलब क्रेडिट पे लिए हुए उसके कूपन्स है सारे। तो यहाँ पे देखते हैं कूपन रेट की प्राइस इंक्रीज़ होगी इफ़ क्रेडिट इवेंट अकर्स। तो कूपन रेट जो होगा उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ होती है। कूपन रेट यानी जो आपको बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं कूपन रेट। तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी अगर अपने क्रेडिट इवेंट अगर आ गया मार्केट में। चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट ड्यू टू लो क्रेडिट रेटिंग, अगर क्रेडिट रेटिंग लो है तो डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है कभी कभी। तो ऐसे बॉन्ड्स आपको ख़रीदने नहीं है जिनकी लो क्रेडिट रेटिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होता है कि उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो अगर आपने वो बॉन्ड ख़रीदा है और वो अचानक से डिफ़ॉल्ट हो गया तो शायद से आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा या फिर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे बॉन्ड होल्डर। तो यहाँ पे देखते हैं पेमेंट इन काइंड बॉन्ड। पेमेंट इन काइंड यानी कि रिलेटेड टू गिफ्ट की तरह है। तो जैसे आप कोई भी कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होता है, पेमेंट इन गिफ्ट होता है। तो इन बिहाफ कोई आपने किसी की मदद की है तो वहाँ पे पेमेंट इन काइंड बोला जाता है, अगर वो कोई गिफ्ट वगैरह दे रहा है तो इंस्टेड ऑफ कैश। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट दे रखा है पेमेंट इन काइंड बॉन्ड। तो बॉन्ड्स में भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पेड इंटरेस्ट विथ मोर बॉन्ड्स, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है ज़्यादा बॉन्ड्स के साथ। मतलब आपको बॉन्ड्स की जो ये रहता है यूनिट फेस वैल्यू या फिर ज़्यादा यूनिट्स दे रखे होते हैं आपको बॉन्ड्स के। मोस्टली यहाँ पे पुअर क्रेडिट क्वालिटी रहती है इशूअर की। तो इशूअर मतलब ख़रीद नहीं सकता ज़्यादा बॉन्ड्स लोगों से, क्योंकि इन्वेस्ट करना होता है बॉन्ड होल्डर्स को उनके बॉन्ड्स में। तो शायद से क्रेडिट क्वालिटी भी काफ़ी कम हो सकती है इशूअर की इसकी वजह से, पेमेंट इन काइंड बॉन्ड की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मतलब दे रहा है ना पेमेंट इन काइंड से, तो वो क्रेडिट ले रहा है खुद। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोनस की तरह है, शेयर्स में बोनस होते हैं ना, उसकी तरह है एग्जैक्टली। सो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिफ़ॉल्ट कूपन बॉन्ड यहाँ पे दिया है, जो कि एक स्प्लिट कूपन बॉन्ड बोलते हैं इसको। जैसे कूपन पेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, इट विल बी सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। मतलब मोस्टली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं कभी कभी, तो वो डिफ़र्ड होते हैं, यानी कि रुक के चलते हैं ऐसे बॉन्ड्स लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे एडवांस पेमेंट होता है बॉन्ड्स में, तो कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, और वन टाइम पेमेंट के लिए होते हैं वो मोस्टली लार्ज प्रोजेक्ट्स। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होता है डिफ़ॉल्ट कूपन बॉन्ड्स के लिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड्स। तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड है, जो कि बॉन्ड होल्डर्स के लिए होती है वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे इंडेक्स एन्युटी बॉन्ड्स मतलब पेमेंट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए भी एडजस्ट होते हैं और डिफ्लेशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे एन्युटी बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड एडजस्ट होते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से। और यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स यानी कि इंटरेस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, यानी कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो लेकिन वो मैच्योरिटी के टाइम पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके होता है। यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट इंडेक्स बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कूपन रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मोस्टली इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट होता है यहाँ पे देखते हैं कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। यहाँ पे कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड ये ऐसे बॉन्ड्स है जो कि यूएस के बॉन्ड्स होते हैं टिप्स की तरह, जैसे ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़। मोस्टली यूएस कंट्री के जो भी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शंस होते हैं उसके लिए उन्होंने रिजर्व्स ले रखे होते हैं, जैसे गोल्ड की तरह। तो वैसे टाइप के बॉन्ड्स भी होते हैं यूएस कंट्री के पास, तो उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ होता है। कूपन रेट यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट रहता है उनमें,
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंस है बॉन्ड्स की। अगर हम कभी भी डेट में चले जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से होता है वो। यहाँ पे देखते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होता है। कॉलेबल यानी कि राइट टू बाय। तो यहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड होती है वो डिक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रही है इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो राइट्स होते हैं वो सिर्फ इशूअर के पास होते हैं, यानी कि इशूअर ही सिर्फ कॉलेबल बॉन्ड्स को ख़रीद सकता है। तो शायद से उसकी बॉन्ड्स की प्राइस जो होगी वो ऊपर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स को कोई भी राइट्स नहीं होती है कॉलेबल बॉन्ड्स ख़रीदने के लिए। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ इशूअर को राइट है बाय करने के लिए बॉन्ड्स मैच्योरिटी पीरियड के बीच में। उसके बाद या उसके पहले वो ख़रीद नहीं सकता है, लेकिन बॉन्ड होल्डर ख़रीद सकता है वो बॉन्ड्स। लेकिन अगर वो राइट इशू आ गया है तो सिर्फ कॉलेबल बॉन्ड्स इशूअर ही खरीद सकता है, जो बॉन्ड इशू कर रहा है, ना कि बॉन्ड होल्डर। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, उसमें ही स्टाइल्स हैं कॉलेबल बॉन्ड्स में। जैसे अमेरिकन स्टाइल हो गया, कंटिन्यूसली कॉलेबल होता है मोस्टली इसमें अमेरिकन स्टाइल में, कि आप कितने भी ख़रीद सकते हैं, कितने भी टाइम मैच्योरिटी की पीरियड के बीच में। यूरोपियन स्टाइल अगर देखें तो सिर्फ एक ही बार ख़रीद सकते हैं मैच्योरिटी टाइम के वक्त, जितनी भी हो, 1 साल 2 साल या 5 साल। बर्मुडा स्टाइल अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाइड डेट्स के लिए आप ख़रीद सकते हो, जैसे कि 3 साल के बाद ही आप, या इसी तारीख पे, तो ऐसा रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पुटेबल बॉन्ड्स है। यहाँ पे राइट टू सेल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक गिरने लग जाती है और बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गई तो ऑफकोर्स यहाँ पे बॉन्ड होल्डर जो होगा वो बेचेगा बॉन्ड। तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी यहाँ पे। तो यही है पुटेबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है। यहाँ पे फिक्स्ड इनकम कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी डेट यील्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि फिक्स्ड इनकम डेट सिक्योरिटी डेट यील्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होते हैं वो यील्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट जो भी पेमेंट्स होते हैं, यानी कि कन्वर्जन रेशियो होता है। यहाँ पे लिखा है कि 10 लाख का बॉन्ड है और 2000 यूनिट्स है, तो 500 शेयर्स पर बॉन्ड आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन रेट होता है उसमें। वारंट्स देखते हैं, राइट टू बाय कॉमन शेयर्स ओनली फॉर बॉन्ड होल्डर्स। यहाँ पे सिर्फ कॉमन शेयर जो बाय कर सकता है वो है बॉन्ड होल्डर, ना कि इशूअर बॉन्ड बाय कर सकता है। तो वारंट्स मोस्टली बॉन्ड होल्डर्स के लिए होते हैं। कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो कंटिंजेंट यानी कभी कभी आते हैं ऐसे, नोन एज एनहांस कैपिटल नोट विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी इन इफ प्री स्पेसिफाइड इवेंट अकर्स। अगर प्री स्पेसिफाइड कोई भी इवेंट आ गया या फिर आने वाला है, प्री डिसाइडेड है पहले से ही, तो कन्वर्ट होगा वो इक्विटी में सीधा, वो बॉन्ड्स इक्विटी में कन्वर्ट हो गए उससे। COS ऐसा कुछ तो लिखा है यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए। तो यहाँ पे जो डेट जो होगा वो कम होगा और इक्विटी ज़्यादा होगी। ये डेट मोस्टली इशूअर के लिए होता है, तो डेट काफ़ी कम हो जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी। तो मोस्टली ये इशूअर करता है, इशू करता है, तो इशूअर की इक्विटी बढ़ जाएगी उससे, और बॉन्ड होल्डर को शायद से इंटरेस्ट मिलता रहेगा नॉर्मली जितना होगा उतना। तो मोस्टली यहाँ पे कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूअर के लिए होता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेस्टिक बॉन्ड्स दे रखा है, जो कि RBI के द्वारा इशू किया जाता है। डोमेस्टिक जो भी बॉन्ड्स रहते हैं कंट्री वाइज, तो जैसे US अपने US से रिलेटेड बॉन्ड्स इशू करता है, जैसे टिप्स हो गए, ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ प्रोटेक्शन बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही RBI भी बॉन्ड्स इशू करता है जिनको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, जो कि डोमेस्टिक बॉन्ड्स होते हैं। तो RBI के बॉन्ड्स भी होते हैं। तो जैसे ग्रो ऐप वगैरह में आप जैसे लिस्ट होते हैं
या फिर एक पर्टिकुलर, आप जैसे प्ले स्टोर में आप जाओगे तो वहाँ पे आरबीआई के भी बॉन्ड्स है, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आरबीआई का एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉन्ड ऐप है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे फॉरेन बॉन्ड्स भी है, यूएस डॉलर से मोस्टली रहता है, यूएस मार्केट से, और इनको यंकी बॉन्ड्स भी बोलते हैं यूएस डॉलर्स को मोस्टली ऐसे। तो यहाँ पे देखते हैं यूरो बॉन्ड्स भी दे रखा है। इशूइंग कंपनी मोस्टली इंडिया रहती है, डिनोमिनेटेड इन डॉलर करेंसी एंड ट्रेड्स इन चाइना। यूरो बॉन्ड्स मोस्टली इंटर रिलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड्स होते हैं मोस्टली, कि ट्रांजैक्शन किसी और कंट्री के करेंसी में कर रहे हैं और जो कंट्री में रह रहे हैं, और उसमें जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उसकी करेंसी अलग और इसकी करेंसी अलग, और इसमें बॉन्ड्स के बीच में करेंसी अलग से होती है, ऐसा रहता है। तो इंटर ट्रेड करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स होते हैं मोस्टली यहाँ पे ट्रांजैक्शन में। अवॉइडिंग यूएस रेगुलेशन ऑल्सो फॉर ग्लोबल बॉन्ड्स, ग्लोबल बॉन्ड्स भी बोले जाते हैं यूरो बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं अच्छे से, टैक्सेशन से रिलेटेड है मोस्टली ये, टैक्सेशन ऑफ बॉन्ड इनकम। तो जो भी इनकम आएगी बॉन्ड के ऊपर, जब भी हम विड्रॉ करेंगे उसको, बॉन्ड को, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसका ये एक सिनारियो दिए रखा है कि यहाँ पे बॉन्ड होल्डर है, यहाँ पे कूपन पेइंग बॉन्ड है, यानी कि आपको मिल रहा है। जैसे आप मैच्योरिटी हो गई तो आप इसको बेचोगे बीच में ही, मैच्योरिटी ख़त्म होने से पहले ही। अगर मैच्योरिटी हो गई तो शायद से वो इश्यूअर जो है, वो सेलर आप तो हो, तो बॉन्ड होल्डर बेच सकते हो आप, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन हो जाएगा आपको अगर आपने बेच दिया तो इसमें बीच में ही। ऐसे कभी भी बेच सकते हो, मैच्योरिटी के पहले भी बेच सकते हो, मैच्योरिटी के वक्त भी बेच सकते हो, ऐसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज़ लोअर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड में, तो यहाँ पे आपको कम टैक्स लगेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ओरिजिनल इशू डिस्काउंट बॉन्ड्स आर परचेस्ड एट स्टीप डिस्काउंट्स टू पार वैल्यू एंड पे नो कूपन। यहाँ पे कोई भी कूपन यहाँ पे नहीं करना होता है इशू को, क्योंकि वो बॉन्ड्स एक्चुअली में डिस्काउंट पे ही मिल जाते हैं उनको, इशूअर को। तो वो लोग परचेस कर लेते हैं स्टीप डिस्काउंट, यानी कि ऐसे डिस्काउंट्स जो कि पार वैल्यू तक है या फिर उससे नीचे है, तो उनको वो डिस्काउंट में मिल जाते हैं बॉन्ड इशूअर्स को, ऐसा है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स है। हाँ, सो गाइज़ यही था वीडियो। सो गाइज़ अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा पिछले वाले टॉपिक में फिक्स्ड इनकम के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे वो लिख के दे सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और पिछले इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में अगर कुछ रहेगा, जैसे कोई सम्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ गया, तो वो भी आप डाउट पूछिएगा मुझे ज़रूर, तो मैं उसका आंसर करूँगा। तो हाँ, यही था वीडियो। टिल द टाइम, बाय।